कल से टाइम से रहेगा, आज हम ही से भूल हो गई। करीब 15 मिनट लेट हो गए। हम लोग देख रहे थे 9 पाषाण का लगभग 9,000 से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व। 9 पाषाण काल लगभग 9,000 से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व बताए रहे होंगे कि 9 पाषाण काल में ही आकर के 9 पाषाण काल में ही आकर मानव ने पशुपालन को विकसित किया, नए स्रोत के रूप में कृषि को अपनी जीविका में सम्मिलित किया। विश्व के संदर्भ में पश्चिम एशिया में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। गेहूं जौ मानव द्वारा उपजाई गई पहली फसलें हैं और मेहरगढ़ का जो नौ पाषाणिक मानव था लगभग 7,000 वर्ष ईसा पूर्व में जो और गेहूं की खेती करता था और यही मेहरगढ़ भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यहां तक देख चुके। आगे बताए रहे होंगे कृषि विकास के माने कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाकर मानव अपने विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल रहा। कृषि विकास के साथ ही मानव के जीवन में जो पहला परिवर्तन आया वो स्थायित्व के रूप में आया। मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया। उसने घर बनाया, गांव अर्थात बस्ती बसाई और बस्ती में निवास करने लगा और इस प्रकार 9 पाषाण का मान गांव अर्थात बस्ती में निवास करता था। साथ ही बताए रहे होंगे 9 पाषाण काल में ही आकर समाज की पहली इकाई परिवार का निर्माण हुआ और साथ ही मानव ने वस्त्र निर्माण कला वस्त्र निर्माण कला का विकास भी 9 पाषाण काल में ही किया। यहाँ तक हम लोग देख चुके रहे होंगे। आगे देखेंगे कृषि विकास के साथ क्या हुआ। इसके पहले का जो मानव था उसके पास बिल्कुल समय के पहले का मानव जो है ये कहिए कि उसके पास जो है संग्रहण हेतु
कुछ विशेष नहीं था, शिकार पर आश्रित था और शिकार को कितना भी बड़ा शिकार कर ले उसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता। लेकिन कृषि से दो फायदा हुआ। एक तो कृषि उत्पाद इतना कम नहीं होगा कि मानो उसे एक दिन में ही खा के समाप्त कर दे। दूसरे, कृषि उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और इस तरह मानव के पास अब जो अनाज आ गया उसे रखने के लिए उसे पात्र की आवश्यकता महसूस होगी। उसने कभी देखा होगा कि हाथी या हाथी जैसे बड़े पांव वाला कोई जानवर किसी नम जमीन से गुजरा रहा होगा और सूखने के बाद जमीन में गड्ढा बन गया रहा होगा और तब मानो महसूस किया होगा कि अगर इसी तरह का गड्ढा उसके घर में हो तो उसमें वो अनाज को रख सकता है। फिर आकर अपने घर में झोपड़ी वगैरह जो भी कुछ है अपने घर में उसने गड्ढा बनाया होगा और अनाज को गड्ढे में रखना शुरू किया होगा। संयोग से किसी के घर की फर्श में नमी अधिक रही होगी और बेचारे का सारा अनाज सड़ गया हो। तब उसने महसूस किया होगा कि अगर इसी तरह का कुछ जैसे जमीन में है, जमीन के ऊपर हो तो अनाज को सुरक्षित रख सकता है। परिणाम, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए और इस तरह से मानव ने मृद भांड निर्माण कला मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का आविष्कार भी नवपाषाण काल में किया। आरंभ में क्या हुआ, वो हाथ से ही मिट्टी के बर्तन बनाया। आगे चलकर चाक पर मतलब कुंभकार के चाक पर भी बर्तन बनाने लगा और इस तरह से कुंभकार के चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। चाक मतलब राउंड अर्थात पहिया और इस तरह से आप कहेंगे पहिया का आविष्कार भी मानव ने पहिया का आविष्कार भी मानव ने नवपाषाण काल में किया। और जब पहिया आ गई तो मान लिया जाएगा गाड़ी का आविष्कार भी मानव ने नवपाषाण काल में किया। अब ये अलग है, उसको पश खींचते थे मानव खींचते थे नहीं पता, लेकिन पहिया आ गए तो मान लिया जाएगा गाड़ी का भी यहीं पर आविष्कार हुआ। साथ ही देखेंगे कि जो नवपाषाण काल का मानव है इसके पास कुछ अधिशेष या कहिए अतिरिक्त अनाज बचने लगा, अतिरिक्त अनाज बचने लगा।
कहने का मतलब जो भी कुछ वो पैदा कर रहा है वो एक दिन में नहीं खत्म हो रहा, कुछ वो संग्रहित करके भविष्य के लिए रख रहा है। और इस तरह से कुछ ही लोग सही, समाज में ऐसे लोग आ जाएंगे जिनके पास अतिरिक्त समय बचने लगेगा, और ऐसे लोग अगर कुछ दिन कुछ भी ना करें तो भी खाने बिना नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके पास उतना सुरक्षित अनाज है। तो इस तरह कुल मिला के आदमी के पास अतिरिक्त समय बचने लगा, और जब अतिरिक्त समय बचेगा तब उसमें अब अपने अंदर के भावों को व्यक्त करने की इच्छा जगेगी। परिणाम मानो जो है वो चित्रकारी चित्रकारी का भी विकास नवपाषाण काल में ही करेगा। और आप देखेंगे अपवाद रूप में कुछ साक्ष्य भले पहले मिल गए हों, लेकिन चित्रकारी के नियमित साक्ष्य नवपाषाण काल में ही लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व से आरंभ माना जाता है। इस तरह से चित्रकारी के नियमित साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल से लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व से मिलने लगते हैं। और इस तरह से हमारी चित्रकला की प्राचीनता 5000 वर्ष ईसा पूर्व लगभग 7000 वर्ष मानी जाए, लगभग 7000 वर्ष मानी जाएगी। अब यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय चित्रकला की प्राचीनता है जैसा विकल्प रहेगा, प्रागैतिहासिक काल है तो भी सही है, प्रागैतिहासिक काल नहीं तो नवपाषाण काल भी सही है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत नवपाषाण काल, और जब डेट देगा तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की प्राचीनता कितनी है, 5000 वर्ष ईसा पूर्व है। मैंने ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में अगर डेट रहेगी तो आप 5000 वर्ष सही करेंगे, और 5000 ईसा पूर्व को जब बदलेंगे ईस्वी में तो 5000 ईसा पूर्व में लगभग 2000 वर्ष इधर ईस्वी सन में। तो मतलब जब डेट ईसा पूर्व में रहेगी तो कहेंगे 5000 वर्ष ईसा पूर्व हमारी चित्रकला प्राचीन है। और केवल वर्ष लिखा है, जैसे 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 7000 वर्ष, 8000 वर्ष, तो हम 7000 वर्ष प्राचीन अपनी चित्रकला को मानेंगे। दूसरे देखेंगे कि चित्रकारी आ गई है तो अब ये रंग आदि का भी प्रयोग करने लगेंगे, और यही कारण है कि कलात्मक कलात्मक मृद भांडों का प्रयोग करने वाले भी पहले व्यक्ति नवपाषाणिक लोग ही थे, और इनके मृदभांड जो है काले या लाल मृदभांड थे।
कलात्मक मृत भांडों का भी प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति यही लोग हैं, और इनके मृत भांड काले एवं लाल मृत भांड थे। दूसरे जानेंगे कि अब मानव के पास अतिरिक्त समय बच रहा है, और अगर वो कुछ दिन कुछ ना करे, माने शिकार वगैरह पे ना जाए, तो भी खाने बिना नहीं मरेगा। कल्पना करिए ऐसे ही 4-6 लोग रहे होंगे जो काम पर कहीं नहीं गए होंगे, माने शिकार वगैरह करने नहीं गए होंगे, और ये लोग किसी चट्टान पे बैठकर वार्तालाप कर रहे होंगे, माने गप्पे लड़ा रहे होंगे। वार्ता लंबी चली होगी, और उन व्यक्तियों में से किसी के हाथ में पत्थर का कोई उपकरण रहा हो, और संयोग से उस व्यक्ति का स्वभाव रहा होगा वो बैठे बैठे भी अपना हाथ हिलाता रहा होगा। तो कुछ लोगों का स्वभाव है, बैठे हैं तो भी अपना हाथ होथ हिलाते रहेंगे, या बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो भी हाथ या पैर हिलाते रहते। संयोग से ऐसे ही उस व्यक्ति का स्वभाव रहा होगा जिसके हाथ में पाषाण उपकरण रहा हो, और वार्ता चलती रही होगी, और वो अपने हाथ को ऐसे उसी पत्थर पर आगे पीछे घुमाता रहा हो। लंबी वार्ता के बाद जब देखा होगा तो उसका पाषाण उपकरण घिसकर बढ़िया बारीक धारदार बन गया रहा होगा। इसके पहले के जो पाषाण उपकरण थे वो भोथड़े से थे, माने उनमें कोई धार वगैरह विशेष नहीं थी। कल्पना करिए से कोई बड़ा जानवर, जंगली भैंसा या सूअर मारता था, तो जब उन भोथड़े उपकरणों से उसके टुकड़े करता था तो सारे मीट का सत्यानाश हो जाता रहा होगा, कारण वो कूट कूट के टुकड़े करता रहा होगा। और अब की बार जब वो अपने धारदार उपकरण से टुकड़े किया होगा तो दो बातें हुई। एक तो टुकड़ा आसानी से हो गया होगा, दूसरे टुकड़े अच्छे अच्छे कटे होंगे। मतलब मानव को घिस कर धारदार बनाए गए पाषाण उपकरण का महत्व ज्ञान हो गया, और अब इस समय का मानो ये तो एक खोज सी हो, इन्हीं घर्षित पाषाण उपकरणों का प्रयोग करने लगे, और यही घर्षित पाषाण उपकरण या कहिए घर्षित पत्थर के औजार इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता। हो सकता कुछ लोगों को लग रहा हो कि कृषि को इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता बताएं, ऐसा नहीं है। कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता होती क्या है, इसे देखते ही तुरंत उसे पहचान लिया जाए, वही उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। जैसे आपके शरीर में कोई लक्षण है या कोई अलग सी बनावट है, इससे देखते ही पहचान लिया जाए कि आप ही है, वही आपके शरीर का सबसे प्रमुख लक्षण है। तो कृषक वगैरह तो इस समय अपवाद है। होगा क्या, कहीं कहीं एकाक साक्ष्य मिलेंगे जब पुराविद किसी पुरातात्विक स्थल की खुदाई कराएगा, अगर खुदाई में उसे उपकरण बड़े बड़े से
और एकदम भोथड़े मिले तो कह देगा ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अपेक्षा कुछ छोटे आकार के बनाए गए उपकरण मिले तो कह देगा ये मध्य पाषाण। लेकिन आकार में छोटे और घिस कर धारदार बनाए गए उपकरण मिले तो कह देगा ये नवपाषाणिक स्थल है। मतलब किसी स्थल की नवपाषाणिक स्थल के रूप में पहचान का प्रमुख आधार हर्षित पाषाण उपकरण ही है। इसीलिए हर्षित पाषाण उपकरण को ही इस काल का सबसे प्रमुख विशेषता माना जाएगा। ये सारी पॉइंट्स याद रखिए क्या क्या यहाँ पे विकास हो रहा। आगे देखेंगे एक पुराविद हैं आलचिन दंपति। आलचिन दंपति, पति पत्नी दोनों ही पुराविद हैं और संयुक्त रूप में इनको हम आलचिन दंपति कहकर संबोधित करेंगे। ये दोनों जो हैं 1955 में कर्नाटक राज्य के रायचूर दो आब में, तो कर्नाटक में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो भूभाग है वही रायचूर दोआब है। और एक कर्नाटक के रायचूर दोआब में त्रिशमूक पर्वत माला में खुदाई कराई। आलचिन दंपति ने 1955 में कर्नाटक के रायचूर दो आब में स्थित त्रिशमूक पर्वतमाला में खुदाई कराई और खुदाई के बाद निष्कर्ष दिया कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, पूरा और मध्य पाषाण काल में मानो इस देश के कुछ ही भागों में बसा था, लेकिन नवपाषाण काल में आके मानो संपूर्ण भारत में फैल गया। और ऐसे सभी स्थान जहां पर पहाड़ी ढलान और नदियां थी मानो बस गए। मतलब नवपाषाण काल का मानो पूरे भारत में फैल गया था और भारत में जहां जहां पहाड़ी ढलान नदियां थी वहां वहां बस गए। आगे देखेंगे नवपाषाण काल का मानो पूरे भारत में फैला हुआ था, पूरे भारत में फैला हुआ था, जिनमें से कर्नाटक राज्य में स्थित बेल्लारी, क्या कहिए, बेल्लारी, बेल्लारी या बेल्लारी नवपाषाण कालीन मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नवपाषाणिक मानव की कलात्मक गतिविधियों या नवपाषाणिक मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था कर्नाटक का बेल्लारी या बेल्लारी। आप देखेंगे नवपाषाण काल से संबंधित नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा
नदी घाटी से पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र मिला। नदी घाटी से पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र मिला। गोदावरी नदी घाटी में भी इस युग का नवपाषाण काल का पत्थर का गढ़ा हुआ यंत्र मिला और इस आधार पे माना जा रहा है कि नवपाषाण कालीन ज्यादातर पाषाण यंत्र निर्माण शालाएं सिंध के दक्षिण में अर्थात दक्षिण भारत में थी। नवपाषाण कालीन ज्यादातर पाषाण यंत्र निर्माण शालाएं जो हैं ये दक्षिण भारत में थी। दूसरे जानेंगे कि नर्मदा नदी घाटी से दरियाई घोड़े की हड्डियां मिली। बेलन नदी घाटी मिर्जापुर से पशुओं की हड्डियां बेलन नदी घाटी मिर्जापुर से पशुओं की हड्डियां हिरौजी पत्थर के टुकड़े और कुछ सिलबट्टे नुमा पत्थर के टुकड़े पाए गए हैं। सिलबट्टे नुमा पत्थर के टुकड़े पाए गए। फिरोजी का मतलब है लाल मुलायम पत्थर, लाल रंग का मुलायम पत्थर। और ये माना जा रहा है कि ये लोग फिरोजी को सिलबट्टे पर पीसते थे और बड़े पशुओं के पुट्ठे की हड्डियों को प्लेट बनाते थे और आसानी से उपलब्ध पशुओं की चर्बी में किसी हिरोजी को घोलकर रंग बनाते थे। आसानी से इसलिए कह रहे हैं चर्बी उपलब्ध है क्योंकि शिकार ही जीविका में मूल है, इसलिए चर्बी खूब उपलब्ध ही रहेगी। हिरोजी को सिलबट्टे पे पीसते रहे होंगे, बड़े पशु के पुट्ठे की हड्डियों को प्लेट बनाते रहे होंगे, आसानी से उपलब्ध पशुओं की चर्बी में किसी हिरोजी को घोलकर लाल रंग बनाते रहे होंगे। और आगे हम लोग देखेंगे या इसी के साथ जो प्रागैतिहासिक काल का सामान्य परिचय समाप्त हुआ। टॉपिक सिलेबस में भले ना हो लेकिन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहां से भी आपके पूछे जाते हैं। अब हम देखने चल रहे हैं प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्र कला, ये टॉपिक आपके सिलेबस और प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत पंचमढ़ी होशंगाबाद पंचमढ़ी होशंगाबाद बेता रायगढ़ और
मिर्जापुर को आपके सिलेबस में रखा गया। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, रायगढ़, मिर्जापुर, ये सिलेबस में। इतने को तो हम लोग विस्तार से डिटेल में देखेंगे और साथ ही और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्थलों पर चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रकला लोगों का सिलेबस है और सिलेबस की पहली टॉपिक, इसलिए यहां से अब हम लोग अपेक्षाकृत और विधिवत और व्यवस्थित ढंग से अपना अध्ययन शुरू करेंगे। आप देखेंगे टॉपिक हम लोगों की प्रागैतिहासिक चित्रकला। और जब आप प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ने चलेंगे तो आपके मन में पहला प्रश्न उठेगा, प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है। आप इसे पढ़ने शुरू करेंगे, पहला प्रश्न यही उठेगा, ये है क्या, मतलब प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। दूसरा प्रश्न उठेगा कि इसकी खोज कैसे, कब और कहां पर हुई। प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब, कैसे और कहां पर हुई। तो इस तरह सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली टॉपिक, प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है। इसके बाद देखेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब, कैसे और कहां पर हुई। और जब खोज होगी, देखेंगे खोजकर्ता जंगलों पहाड़ियों में जाके बड़ी मुश्किल से ये सब खोज करेंगे। तो फिर एक प्रश्न उठेगा, इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को क्यों इतनी जहमत उठा के खोज रहे हैं, इसका महत्व क्या है। तो अगली टॉपिक हम लोग बनाएंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज का महत्व। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व, ये हम लोग अगली टॉपिक बनाएंगे। और जब जान लेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है, इसकी खोज कब, कहां पर, किसने की, इसका महत्व क्या है, तो अगली जिज्ञासा हमारे मन में आएगी कि ये चित्र कहां कहां पाए गए। तो अगली टॉपिक हम बनाएंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल, तब कहां कहां पर प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए। और जब स्थल भी देख लेंगे और इन स्थलों पर हम बहुत सारे चित्र देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमारे मन में ये उठेगा, इसको किस लिए बनाए होंगे। मतलब प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने का उद्देश्य क्या रहा हो, किस उद्देश्य से मानव ने इन्हें बनाए होंगे। तो अगली टॉपिक रहेगी प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य। इतना सब जानने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा उठेगी
ये जो चित्र हैं इनको बनाया कैसे गया हो, माने इनको उस समय के मानव ने कैसे बनाए होंगे। तो अगली टॉपिक रहेगी प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने की विधि या पर विधि। और फिर एक प्रश्न उठेगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो अगली टॉपिक रहेगी प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताएं। एक टॉपिक यहाँ और होना चाहिए, क्योंकि वो भी जिज्ञासा मन में आएगी जरूर। जब देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है तो जान जाएंगे कि ये क्या है, उसकी खोज कैसे हुई है ये भी जान जाएंगे। एक टॉपिक यहाँ और प्लस होना, प्रागैतिहासिक कला को जानेंगे कैसे, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत। और अब इन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है, इसकी खोज कब, कहाँ पर, किसके द्वारा की गई, इसको खोजने का महत्व क्या है, इससे जुड़े प्रमुख प्रमुख स्थल या स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, इस प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य क्या है, इनको बनाया कैसे गया, मतलब प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने की विधि या पर विधि क्या है, और इनकी विशेषताएं क्या है। अगर ये 7 क्या एक 8 टॉपिक अगर हम लोग पूरा देख लें तो प्रागैतिहासिक चित्रकला हमारी समझ में आ जाएगी। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग सब कवर हो जाएंगे, छूटेंगे नहीं। तो पहला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकला है क्या। एक वाक्य का आंसर, प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक वाक्य केवल जानना। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र। एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, दूसरा भी महत्वपूर्ण है कि प्रागैतिहासिक चित्र किस सतह पर या किस धरातल पर बनाए गए। चट्टान, चट्टानों की सतह पर या चट्टानों के धरातल पर बनाए, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। तो पहले का आंसर हो गया कि प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है। आंसर, प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र। और इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। देखना हमें कब हुई, कहां पर हुई, किसके द्वारा की गई। तो आप देखेंगे भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृत और भारतीय कला, भारतीय संस्कृत और भारतीय कला को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। और इसे खोजने का श्रेय 2 अंग्रेज विद्वानों, जॉन कॉक
वर्ण और आर्च बोल्ड कार्लाइल को प्राप्त है। जॉन कॉकबर्न, आर्चबोल्ड कार्लाइल, इन दोनों को भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला को खोजने का श्रेय प्राप्त। इन दोनों ने 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में विंध्य पर्वत माने विंध्याचल पर्वत की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ियों में बेलन अथवा सोन नदी घाटी में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। तो किसने की? अंग्रेज। हर एक पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, बरसों क्वेश्चन देखेंगे तब विधिवत समझ में आए कैसे क्वेश्चन है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? जॉन कॉकबर्न और आर्चबोल्ड कार्लाइल ने। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किस सन में हुई? 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कहां पर हुई? अब ये विकल्प के अनुसार उत्तर। अगर प्रदेश प्रदेश दे दिया तो उत्तर प्रदेश में हुई, जिला दे दिया तो मिर्जापुर में हुई, पहाड़ी दे दिया तो बरी तो होगा कैमूर की पहाड़ी। संयोग से कैमूर विकल्प में ना हो विंध्याचल हो जाए, इसी की सहायक पहाड़ी है। बरीता देंगे आप कैमूर की पहाड़ियों में। संयोग से कैमूर ना हो तो विंध्याचल। किस नदी घाटी में हुई? वो बेलन या सोन दोनों हो सकता है, लेकिन बरीता देंगे बेलन नदी घाटी को। तो इस तरह से आर्चबोल्ड कार्लाइल, जॉन कॉकबर्न ने 1880 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्य की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ी में बेलन अथवा सोन नदी घाटी में भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। अब देखेंगे दोनों ने कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में अपनी खोज का अलग अलग परिचय दिया। अलग अलग परिचय दिया, जिनमें से जॉन कॉकबर्न का जो वर्णन वो विस्तृत रूप में छपा, और कार्लाइल का जो वर्णन है, कार्लाइल का जो वर्णन है वो 60 में छापा गया था। विस्तृत विवरण छपा है जॉन कॉकबर्न का। 1899 में जॉन कॉकबर्न का एक विस्तृत लेख, जॉन कॉकबर्न का एक विस्तृत और सचित्र लेख केव ड्राइंग्स
केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट provinces. Cave drawings in the कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस नाम से इंग्लैंड के लंदन में स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब ध्यान क्या देना है, यहाँ तक तो जान गए हैं कि जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल का विवरण किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की पत्रिका में। अगला फिर महत्वपूर्ण ज्यादा है। 1899 में जॉन कॉकबर्न का प्रसिद्ध सचित्र लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की पत्रिका, इंग्लैंड में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की पत्रिका में। और इस तरह से हम लोग दो चीजें देख लिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला है क्या और प्रागैतिहासिक कला की खोज कब हुई, किसने की, कहाँ पर थी। अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व। प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो नए लोग हैं वो लोग एडमिशन ले लें, उनको हम नोट्स दे देंगे, तब उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बिना नोट्स के जो है नए लोगों को समझने में कुछ दिक्कत हो रही होगी। तो अब देखेंगे हम महत्व। अब देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला या प्रागैतिहासिक चित्रों का महत्व इस बात में है कि इनके द्वारा हम मानव की कलात्मक अभिरुचि के द्वारा हम मानव की कलात्मक अभिरुचि और उसके द्वारा बनाए गए मानव की कलात्मक अभिरुचि और उसके कर्मिक विकास को जानने में सफल हुए। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व इस बात में, इससे मानव के कर्मिक विकास और उसकी कलात्मक अभिरुचि को समझने में सक्षम होते। साथ ही प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा बनाए गए बहुत से या कहिए अनगिनत चित्रों को देखकर चित्रकला की उचित या समुचित परिभाषा देना संभव हुआ। अब देख लेते चित्रकला की परिभाषा क्या है। चित्रकला की परिभाषा, चित्रकला की परिभाषा आप क्या देंगे? प्रागैतिहासिक मानव देखें चट्टानों की सतहों पे बहुत सारे उल्टे फुलटे चित्र बनाया है। उनको जब आप देखेंगे, उन्हें देख के आप स्पष्ट कह सकते
किसी भी धरातल पर या किसी भी सतह पर प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर हम कह सकते हैं कि किसी भी सतह पर रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई और अगर संभव हो तो मोटाई या गोलाई या गहराई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्र कला। किसी भी धरातल पर रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई और संभव हो मोटाई या गोलाई या गहराई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही कला है। और यह चित्रकला की एकदम सटीक परिभाषा, इसे कोई गलत नहीं सकता। अब हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत। 3 टॉपिक देख चुके। प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कब, कैसे, कहाँ हुई, प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व क्या। और अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के मूल स्रोत प्रागैतिहासिक मानों के द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। वही चीज बस कहने का ढंग अलग हो जाए। प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के मूल स्रोत क्या है, तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र। इस विषय पर लिखी गई प्राचीन और शोधपरक पुस्तकें इसे जानने के द्वितीयक स्रोत है। और प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें निम्न है। एक है प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया को भी याद रखिएगा, एक आध पूछ ली जाती। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लियोन हार्ड एडम के द्वारा लिखी गई, लियोन हार्ड एडम द्वारा लिखी गई है। पहली बार 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे चलकर 1949 में 1954 में इसके संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए गए। पहली बार प्रकाशित हुई 40 में, फिर 1949 में, 1954 में इसके संशोधित संस्करण प्रकाशित हुए। अगली प्रमुख पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट
द्वारा लिखी गई ये पुस्तक 1950 में प्रकाशित हुई थी। इसमें कुछ नहीं, बस आपको जानना किसके द्वारा लिखी गई कौन पुस्तक, वही आएगा। अगली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ए एच ब्रॉडरिक, ए एच ब्रॉडरिक द्वारा लिखी गई ये पुस्तक 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1958 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में 3 अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र दिए गए। हिस्टोरिक पेंटिंग में 3 अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र दिए गए हैं। ये हैं रायगढ़ के सिंघनपुर का आखेट दृश्य। रायगढ़ क्षेत्र में सिंघनपुर का आखेट दृश्य। दूसरा है होशंगाबाद, होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ का विशाल भैंसा। तीसरा है मिर्जापुर क्षेत्र में रहो घाट का घायल कुंवर, या इसी कहिए कुंवर के आखेट का दृश्य। ये तीनों दृश्य ब्रॉडरिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में किए गए अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र। इसलिए क्वेश्चन बनेंगे, ये दृश्य कहाँ से मिला, कहाँ से मिला, या ब्रॉडरिक की पुस्तक में दिए गए 3 प्रमुख दृश्यों में कौन नहीं है, फिर ये एक कोई आगे बना देंगे। ये चीजें याद है तो अपने आप क्लियर भी हो जाए कहाँ से मिला कौन नहीं। आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये पुस्तक असित कुमार हलदर के द्वारा लिखी गई है और 1952 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगली पुस्तक है प्रागैतिहासिक भारतीय
चित्रकला। भारतीय चित्रकला। ये पुस्तक जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई है और 1967 में जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई है, 1967 में प्रकाशित हुई थी। अगली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये पुस्तक पंचानन मित्र द्वारा लिखी गई है, 1923 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने का मूल स्रोत है प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र, और इस विषय पे लिखी गई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के द्वितीयक स्रोत है और प्रमुख पुस्तकें यही हैं। ध्यान के हाथ देंगे, एक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखा? स्टुअर्ट पिगट 1950। और प्री हिस्टोरिक इंडिया सेम इसी नाम से पंचानन मित्र ने लिखा 1923 में। मैंने पहले पंचानन मित्र ने लिखा, और अगर क्वेश्चन आए प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखा, डेट ना दी गई, पंचानन मित्र विकल्प में हो तो उन्हीं को वरीयता देंगे। लेकिन संयोग से जब भी ये आया है, 2 बार आया, ये क्वेश्चन आया है तो पंचानन मित्र विकल्प में नहीं रहते, तो स्टुअर्ट पिगट सही होंगे। और अब अगली टॉपिक हम लोगों की रहेगी प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल। लेकिन स्थल पर चर्चा करने से पहले जो भी कुछ आप लोग देखे उस पर कहीं भी जरा भी कंफ्यूजन हो तो उसे चर्चा कर लीजिए, और फिर स्थल बहुत बड़ी टॉपिक है और इसको हम लोग कल ही देखेंगे। लेकिन कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। नहीं बेटा, मिट्टी के बर्तन बनाने का आरंभ किस काल, मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया, तो आप नवपाषाण काल ही लिखे। ये अलग है कि इतिहास की कुछ किताबों में ये मिल जाएगा, इसके पहले ही आपके इलाहाबाद का जो ये है चौपानी मांडो कुलडिहवा विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढलान पर पड़ेगा, तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उसको घोषित किए हैं मध्य पाषाणिक स्थल।
वो लिख देते मध्य पाषाणिक स्थल में मिला है। लेकिन समस्या ये है कि मध्य पाषाण काल के लोगों को जरूरत क्या पड़ी मिट्टी के बर्तन बनाने। कोई आविष्कार तभी होता है जब उसकी आवश्यकता होती है, और इस आधार पे मानेंगे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाना जो है वो 9 में शुरू हुआ है। कलात्मक मृद भांड भी 9 पाषाण काल के मानव ने पहली बार प्रयोग किया। और दूसरे ये जैसे आपका चौपानी मांडो कोल्डिहवा है, तो कहने मध्य पाषाणिक है, आगे वही स्तर फिर नवपाषाणिक में बदल गया। तो इतना सटीक अंतर क्लियर कर पाना संभव नहीं होता को नवपाषाणिक मध्य। आपको आंसर यही देना कि निर्माण निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। क्यों होगा? क्योंकि उसके पीछे आपके पास कारण है कि जब अनाज पैदा होगा तो उसे रखने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इसी क्रम में मृद भांड कला विकसित होगी। ये अलग है, पहले मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए, बाकी बाद में चाक ऊपर भी बनाने लगेगा। नहीं, नाव का आविष्कार जो है वो मध्य में ही माना जाए, नौ में फिर चल के आगे विकास होगा। शुरुआत मध्य से ही माने नाव का। और कोई क्वेश्चन, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उस पर वार्ता कर लिया। और स्थल आगे देखेंगे। और जो बताएं जो नए लोग, ये हमारा प्रेशर नहीं कि आप लोग तुरंत एडमिशन 2-4 दिन आराम से क्लास देख कर ले सकते, लेकिन नए लोगों के लिए अगर उनको